अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। पेशावर के आज के मनाजिर ने एक बार फिर से माजी के वो तकलीफ दे मनाजिर और लम्हात सामने ला खड़े किए हैं। आज होने वाली दहशत गर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाई में 56 से ज़ायद मासूम जानें चली गईं। इस धमाके के हवाले से कोई थ्रेट अलर्ट तो मौजूद नहीं था, लेकिन विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ये ज़रूर कह चुके थे कि 2 माह अहम हैं। इसके अलावा मुल्क का सियासी माहौल भी हर गुजरते दिन के साथ गर्म हो रहा है। अदम एतमाद की तहरीक के तीनों फरीक, अपोजिशन, हुकूमत और इत्तेहादी जमातें फैसला नहीं कर पा रही कि करना क्या है। तीनों जानिब से पुरएतमाद होने के दावे भी किए जा रहे हैं, बयानात भी दिए जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने 48 घंटे में अदम एतमाद की तहरीक लाने का ऐलान किया था, जो बाद में इल्तिवा का शिकार हुआ। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है। इत्तेहादी जमातें देखो और इंतजार करो की पॉलिसी पर गामजन है। जब तक जीत का यकीन नहीं होता, फैसला लेने को तैयार नहीं। एक तासुर यह भी है कि इत्तेहादी जमातों पर अपोजिशन का इन्हिसार खत्म हो चुका है। इमरान खान ने इत्तेहादी जमातों से मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया है। काफ लीग से मुलाकात हो चुकी है, MQM से मुलाकात का इम्कान है। इस सारी सूरत हाल में तरीन ग्रुप की पोजीशन अहम तरीन हो चुकी है। कौन किसका बंदोबस्त करेगा ये अभी तक तय नहीं हो सका, लेकिन सब तरफ से ये दावे ज़रूर किए जा रहे हैं कि हमारी तैयारी भरपूर है। इस मामले पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले पेशावर में जो कुछ हुआ उस पर बात करेंगे कि आखिर मामला क्या है। पेशावर का किस्सा खानी बाजार, माजी में भी बहुत से दहशतगर्दी के वाक़यात यहाँ हुए, मगर आज एक बार फिर तकलीफ दे मनाजिर यहाँ से सामने आए हैं। जो मेहमान प्रोग्राम में मौजूद हैं, ज्वाइन कर रहे हैं हमें जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अमजद अली खान नियाजी साहब हैं, मुस्लिम लीग नून से निहाल हाशमी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तैमूर तालपुर साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं। अमजद शुएब साहब, पहले आपसे बात करना चाहूँगी, जो पेशावर में हुआ आज इंतहाई तकलीफ दे सूरत हाल और मामला, और फिर वज़ीर दाखिला ने जब गुफ्तगू की और फिर वहाँ से जितने सिक्योरिटी ऑफिशल्स ने भी बात की, सब ने यह कहा कि थ्रेट अलर्ट मौजूद नहीं था। थ्रेट अलर्ट का मौजूद ना होना अपनी जगह पर, क्या किसी नौयत का सिक्योरिटी लैप्स आप देखते हैं इस वाक़े में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये पहले तो इंतहाई अफसोसनाक, बहुत ही दुख देने वाला वाक़या हुआ। इतने बेचारे जान चले गई पाकिस्तानियों की, अल्लाह ताला उनकी मफ़रत करे। ये सानहा बहुत ही तकलीफ दे है, जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। अब जहाँ तक आप सिक्योरिटी लैब्स की बात करते हैं, देखिए मसला ये है कि हर मस्जिद के बाहर आप सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं कर सकते, और होता यही है कि जब काफी अर्से तक कोई वाक़या नहीं होता तो खुद अवाम जो है वो शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि चेक पोस्टें खत्म करें, हमें तकलीफ हो रही है, हमें रोक के चेक करते हैं। नतीजा ये कि वक्त के साथ फिर वो दहशतगर्द एक्टिव हो जाते हैं, और जब वो देखते हैं कि एक माहौल ऐसा है जहाँ अभी चेकिंग वगैरह नहीं ज्यादा रही, तो उनके लिए आसानी हो जाती है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त एक इंटरनेशनल एजेंडा भी आपके खिलाफ है। CPEC का मसला तो था ही था। अब जो मगरबी ममालिक के साथ हमारी एक आप कह लीजिए कि हमने उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाई, तो नाराजगी तो मौजूद है। तो मेरी अपनी असेसमेंट है कि ये वाकयात बढ़ेंगे यहाँ पे। उन्होंने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है, कहीं ना कहीं तो आपको सजा देनी है आपकी इंडिपेंडेंट पॉलिसी के लिए। कुछ तो हम उनके मालियाती इदारों पे डिपेंडेंट हैं, उसका तो मसला आएगा ही, लेकिन उसके साथ साथ ये भी मसले आ सकते हैं जहाँ पे आपके यहाँ टेररिज्म बढ़े, इसमें पैसा लगा के दूसरे मुल्क हमारे मुल्क में डिस्टेबलाइजेशन का काम कर सकते हैं। अमजद शुएब साहब, आप खुद कह रहे हैं कि वाकयात बढ़ेंगे। हालिया 2-2.5 माह से हम भी देख रहे हैं कि हमें कुछ वाकयात नजर आ रहे हैं, उनकी लाइनें, नुक्ते भी कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। आपने कुछ इंटरनेशनल एलिमेंट की बात भी कर दी है। पाकिस्तान को, जाहिर बात है, हुकूमत को, रियासत को अपनी जगह अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ तो देना है। सर उठाती इस दहशतगर्दी को रोकने के लिए किन इक़दामात का करना ज़रूरी है? देखिए, हमेशा जब ये वाकयात होते हैं उस वक्त तो वक्ती तौर पे हम बड़े एक्टिव हो जाते हैं, और होना भी चाहिए। आपके पास सिस्टम मौजूद हैं और मुझे पकड़ने का भी काम। लेकिन ये 2 तरह के यहाँ प्रॉब्लम्स हुए। एक तो आवाम को थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त कर लेनी चाहिए, चेकिंग सिस्टम वगैरह दोबारा इंस्टॉल होने चाहिए सड़कों पे। दूसरा ये है कि सजा का निज़ाम, अरसा हुआ सजाएं नहीं दी जा रही। टेररिज्म में लोग पकड़े गए और वो छूट भी गए। आप
अगर सजा न दें, और वो लोग कराची में आप देखिए कि खुद पुलिस बताती है कि 60-70% लोग जो हैं वो जमानतों पे जा चुके हैं, टारगेट किलर हैं वो। तो ये भी एक दुख है यहाँ पे कि आपका जो सिस्टम है वो फंक्शनल नहीं है, सजा का निजाम आपका मौजूद नहीं है। तो फिर कैसे वही लोग हैं वो दोबारा टेररिज्म की तरफ भी आ जाएंगे, वो एक दफा करेंगे, पकड़ेंगे, कुछ दिन जेल में गुजारे, जमानत हुई, आके फिर वो काम शुरू करेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि एक तरफ सिक्योरिटी के इदारों को दोबारा से अपने नेटवर्क जो है उनको फाल करना चाहिए, चेकिंग सिस्टम वगैरह अपना लगाना चाहिए। अमजद शोएब साहब, जब आप ये सिक्योरिटी के इदारों की बात कर रहे हैं तो शेख रशीद साहब ने ये भी कहा कि धमाका इंटेलिजेंस की नाकामी कहा जा सकता है। क्या वहां पर भी कुछ रिलैक्स हैं, चीजें उस तरह से इंटैक्ट नहीं है कि वाकयात नहीं हो रहे थे तो रिलैक्स हो गए? जब भी कोई वाकया होगा वो इंटेलिजेंस की नाकामी होगी ना, कि इंटेलिजेंस उसका पता नहीं लगा सकी। लेकिन होता यही है कि इंटेलिजेंस जो है वो अगर आपको 10 वाकयात से बचा दे है तो कहीं एक आध उनका लैप्स भी हो जाता है। तो जरूरत इस बात की है कि इंटेलिजेंस जो अपने तौर पर उन्होंने काम करना है, लेकिन इंटेलिजेंस के साथ साथ जब तक चेकिंग सिस्टम आपका नहीं शहरों में होगा तो लोग तो फिरते हैं सब एक जैसी शक्लों के और आप ही के लिबास पहने हुए, तो आपको जरा उन पे ध्यान रखना, चेक सिस्टम ना हो तो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हमें भी तकलीफ बर्दाश्त कर देनी चाहिए अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और बजाय इसके कि शहरों से चेक पोस्टें उठाने का मुतालबा करें, उनको लगाने का मुतालबा करें ताकि लोगों को चेक तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल अमजद शोएब साहब ज्वाइन करने के लिए। गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ाते हैं क्योंकि पार्लिमानी निज़ाम है मुल्क में और इस वक्त अपोजिशन जो है वो पूरी तैयारी से आगे बढ़ रही है, ये कहते हुए कि वज़ीर आज़म इमरान खान को अब एतमाद हासिल नहीं रहा है, अक्सरियत हमारे पास मौजूद है। हुकूमत की पॉलिसीज़ जहाँ डिलीवर करना है और गवर्न करना है, कुछ फैसले भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने लिए, आया वो ट्रांसलेट हो रहे हैं अवाम की तरफ या नहीं हो रहे? पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की जानिब बढ़ रहा है, वो कह रहे हैं फैज़ाबाद की जगह वो डी चौक पर धरना देंगे, और फिर अदम एतमाद जिसका ऐलान किया गया उसका फैसला नहीं हो सका अब तक कि रिक्विजिशन कब दी जाएगी। अमजद अली खान नियाज़ी साहब, आपकी जानिब आते हैं। इस वक्त ऑपोजिशन मुकम्मल तौर पर और आपके कुछ नाराज लोगों के साथ मिलकर ये चाहती है कि वज़ीर आज़म इमरान खान अब अक्सरियत नहीं रखते हैं। सर, ये फरमाइएगा कि हुकूमत की अपनी पॉलिसीज़ या अपनी नाकामियां कितने जिम्मेदार हैं इस ऑपोजिशन को जोड़ने में, इकट्ठा करने में और ये ताकत देने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा, सबसे पहले तो मैं तमाम पाकिस्तानियों से और ख़ास तौर पे पेशावर होने वाले जितने भी शहदा हैं उनके लवाहिकीन से दिली हमदर्दी भी करूंगा और उनके लिए दुख का इजहार भी करूंगा। ये वाक़यात कौम को जो है वो कभी भी डिमोरलाइज नहीं कर सकते और सिक्योरिटी फोर्सेस को ये हमें और ताकत देते हैं कि हम पूरी कुव्वत से इन एलिमेंट्स के खिलाफ लड़ें जो पाकिस्तान के अंदर जो है इंतशार की सूरत पैदा करने चाहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हमने शायद जो इंटरनेशनल एलिमेंट्स हैं उनकी बातें नहीं मान रहे और उन्होंने लाजमी बात है कुछ न कुछ हमें तकलीफ तो देनी है, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम अपने पैरों पे खड़े हैं और खड़े रहेंगे। एक तो ये था। दूसरा, आपका ये कहना कि हमने इनको इकट्ठा किया, बिल्कुल हमने इनको इकट्ठा किया है। अगर इमरान खान साहब के आप तकरीरें पिछली उठा के देख लें तो उन्होंने कहा कि जब मैं इनको हाथ डालूंगा या इनको डील और ढील नहीं दूंगा तो ये इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है, ये हमें डे वन से पता था कि ये वो लोग हैं जो इकट्ठे होंगे जब भी इनकी सियासत जो है वो खतरे में पड़ेगी। और इनको ये नजर आने शुरू हो गया कि इनके ख्याल में आप पिछले 3 साल से 3.5 साल से एक बात अगर नोट करें तो ये सुबह शाम कहते हैं कि सुबह गई शाम गई, और फिर इन्होंने मतलब मुख्तलिफ अलकाब जो है हमारे बारे में जो है वो सुबह लेके शाम तक। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन सब चीज के बावजूद आज पाकिस्तान जो है वो एक तरक्की की राह पे चल पड़ा है। यानी कि आज दुनिया मान रही है कि कलामी की माजरत, आपने कहा कि खड़े रहेंगे, हुकूमत ऑपोजिशन को जितना भी चैलेंज दे, 3.5 साल हम भी देखते रहे कि ऑपोजिशन कभी कुछ कहती रही, पीडीएम अलग हो गई, जल से भी कर लिए, सब कुछ कर लिया, मगर इस बार हुकूमत के इक़दामात ये बता रहे हैं कि ऑपोजिशन वाकई कुछ खतरा बनी हुई है। पेट्रोल और बिजली की कीमतों, जिसको चंद दिन पहले आप लोग कह रहे थे ये जरूरी है और दुनिया भर की महंगाई के फिगर सामने रखे जा रहे थे, और 10-12 दिन पहले 12 रुपए के इजाफे के बाद 10 रुपए कम करना, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। मतलब हुकूमत के इकदामात बता रहे हैं कि देयर इज सीरियस थ्रेट। चौधरी शुजात हुसैन जो कि काफी अरसे से बीमार हैं, उनकी इयादत के लिए ऑपोजिशन के बाद पहुंचना, जहांगीर तरीन को इयादत का फोन करना, अब एमक्यूएम के पास भी उन्होंने जाना है जिसकी तारीख आ रही है, ये सब कुछ सिर्फ एक हफ्ते के अंदर करना बेवजह तो नहीं है।
आयशा, अब सबसे पहले तो आपके इदारों ने बहुत बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह काम करना शुरू किया है। जैसे एफबीआर है, उसने हमें एक रिकॉर्ड जो है, और ये 6000 का हिस्सा है, ये इंशाल्लाह हम क्रॉस कर जाएंगे। जब आपके पास स्पेस आई तो यकीनन फिर आपने एक रिलीफ देना था और देना चाहिए था, क्योंकि हम वो मुल्क है जो अंडर डेवलप कंट्री है, हमारे लोग मुश्किल में है, और हम समझते हैं कि हमें हमारे पास जो कुछ आएगा हम वो अवाम तक उसके समरात पहुंचाएंगे। अब थोड़ा सा हमें स्पेस मिली, उसने फौरन कोशिश की कि लोगों को रिलीफ। पहली बात तो ये कोई खौफ नहीं है, ये हमारा, मैं समझती हूँ हमारा फर्ज है, ड्यूटी है कि हम लोगों को जो है मुश्किलात से कम तरफ लेके आए। दूसरा ये कहना कि साथ जो मुलाकात है बिल्कुल हमने की है, कोई इसमें शक नहीं है। वो इसलिए कि मतलब वक्तन फवक्तन बहुत सारे इश्यूज के ऊपर जो है वो पहले भी मशावरत चलती रही है। अभी अगर मशावरत हमने कर ली तो कोई मजाक की बात नहीं है, मैं समझता हूँ। इसमें हमेशा मेल। ठीक है, मैं आपकी तरफ आती हूँ। साहब, निहाल हाश तैमूर तालपुर साहब आपकी तरफ आएंगे। पहले मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से 48 घंटे में अदम एतमाद पेश करने की बात की गई। क्या पीपल्स पार्टी खाइफ हुई इस बात से? और दूसरा, इसको कमेंट कीजिएगा कि हुकूमत ये कह रही है, क्योंकि अभी बिलावल भुट्टो बड़े नारे भी लगवा रहे हैं जलसों में, हुकूमत कह रही है कि स्पेस मिली तो उन्होंने रिलीफ दे दिया है। माफ कीजिएगा, अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। मेरे पास थोड़ा सिग्नल्स का इशू हो रहा है। मैं तालपुर साहब, एक तो बिलावल भुट्टो साहब ये कह रहे हैं कि ये उनके खौफ से हुकूमत ने रिलीफ दिया, मगर न्याई साहब ये कह रहे हैं कि हमें जब स्पेस मिला, इदारों ने डिलीवर किया, तो हमने इस जो भी हमारे पास रिलीफ था वो ट्रांसलेट किया। एक तो इसको कॉमेंट कर दें। दूसरा, मौलाना साहब ने 48 घंटे की टाइमलाइन दी थी तहरीक के अदम एतमाद पेश करने की, वो तो ना हो सकी है, ताखीर का शिकार है। पीपल्स पार्टी खाइफ हुई उनके इस बयान को देने से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो इसमें कोई शक कोई शुबा नहीं है, आपकी और मेरे सामने है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने घबराना शुरू कर दिया है, और ठीक ठाक घबराना शुरू कर दिया है। उनके कंफ्यूजन से, उनकी बातों से बड़ा अच्छी तरह से नजर आ रहा है। जो प्राइम मिनिस्टर बैठे बैठे बिला वजह आके स्पीच कर दे कि अगर मैं रोडों पे आ गया तो मैं पता नहीं क्या कर दूंगा। आप थे, आपको तो हमने रोडों पे देखा, यहाँ पे तो सारी सियासत ही रोडों पे की, आप कुछ नहीं कर सके, किसी का कुछ भी आप बिगाड़ नहीं सके। तो रीजंस होते हैं, वजूहात होती हैं, जिनकी बुनियाद पर इस किस्म की और भी बहुत सी बातें प्राइम मिनिस्टर ने की हैं। बहुत अरसे से मेरे ख्याल से अवाम की चीखें निकली हुई हैं, अवाम रो कमी लाए। पर जब खान साहब ने देखा कि अवाम सड़कों पे आ गई है, और उनको शायद अंदाजा नहीं था कि लाखों लोग इस तरह से चेयरमैन के साथ शाना बशाना कदम ब कदम कराची से सफर शुरू करेंगे और पंजाब को क्रॉस करते हुए इस्लामाबाद पहुंचेंगे, तो जब उन्होंने ये देखा कि अवाम वाकई निकल आई है, तो प्रेशर में आके उनको प्राइस कम करनी पड़ी। और जैसे कि 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है बिलावल भुट्टो साहब ने, उसमें से 1 दिन गुजर गया है, बाकी 4 दिन बाकी हैं। तो आई थिंक खान साहब को अभी भी चाहिए स्टेप डाउन कर जाए 4 दिनों में। वैसे भी हम जो डेमोक्रेटिक तरीका होता है, जो जमहूरी तरीका होता है, उससे हमने अपनी तैयारी कर ली है। इनको हटाने की अपोजिशन मुत्तहिद है। अपोजिशन को जितने नंबर्स चाहिए थे, हमारे पास उससे ज़्यादा नंबर्स आज भी मौजूद हैं, बट वी वांट दोज नंबर्स टू गो हायर। कोई किसी ने भी अगड़म पिगड़म की तो हमारे पास रिजर्व में फिर भी अच्छा नंबर होना चाहिए। तो वैसे भी खान साहब के दिन अब नंबर्ड हैं, काउंटिंग शुरू हो गई है। वो खुद पीएम हाउस को छोड़ते हैं या हम उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकालते हैं, अब ये फैसला। तालपुर साहब, अगर नंबर मौजूद हैं और सभी दावे कर रहे हैं कि आगे से आगे नंबर है और बहुत ही सेफ नंबर जोन में आप लोग जा चुके हैं, इंतजार किस बात का? 2 बार ऐलान कर चुके हैं, आ रही है, सिग्नेचर हो गए 2 दिन 4 दिन। क्या बिलावल के इस्लामाबाद पहुंचने पर ही पेश की जानी है या उससे पहले भी रिक्विजिशन हो सकती है? देखिए, as I told you, we have the number required to remove him, but impeachment is not the point. The point is जो हमने फिगर सोचा हुआ है टू बी ऑन द सेफ साइड का, एक्स्ट्रा नंबर्स रखने का, उस पर भी वर्किंग हो रही है। और प्लस कुछ दोस्तों से, कुछ कोalition पार्टनर्स हैं इनकी, जिनसे हमारी बातचीत जारी है। उसमें कुछ चीज़ों पे अभी तक हमारा पूरा जो है वो 100% अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। तो हम चाहते हैं कोई हम जल्दबाजी ना करें। जिनकी जो डिमांड्स हैं, जो लोग एडजस्ट किए जा सकते हैं, उन सबको भी हम आराम से उनकी मर्जी मुताबिक टाइम फ्रेम दें, ताकि कोई जल्दबाजी ना हो।
ओके निहाल हाशमी साहब, तो ये जो कोलिशन पार्टनर्स के साथ मामला तय नहीं हो पा रहे हैं वो मुस्लिम लीग नून का मामला बनता है। बिलावल भुट्टो ने गुज़िश्ता रोज कहा भी कि काफ लीग मुफ्त में साथ नहीं देगी, अच्छा ऑफर देना पड़ेगा। स्पीकर ऑलरेडी परवेज इलाही साहब हैं और अब्बासी साहब कहते हैं कि जी 7 सीटों के जमात को हम कैसे सीएमशिप ऑफर कर सकते हैं। तो अगर गुज़िश्ता रोज भी कुछ तय नहीं हो सका अपोजिशन के दरमियान, जब जरदारी साहब और मौलाना साहब की मुलाकात हुई, तो इसका मतलब है राइट नाउ मामला तय मुस्लिम लीग नून के एंड पे नहीं हो रहा कि कोलिशन पार्टनर्स जो गवर्नमेंट के हैं उनको कैसे ऑनबोर्ड किया जाए। जो डिमांड है वो आप लोग फुलफिल करने को तैयार नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा बख्श, सबसे पहले तो मैं सानह पेशावर में जो लोग अल्लाह को प्यारे हुए, शहीद हुए, जो जख्मी हुए, उन सब के साथ दिली हमदर्दी है और पूरी कौम से मैं कहूँगा हमें एहसास करना पड़ेगा। और एक लैप्स सिक्योरिटी लैप्स नहीं है, ये गवर्नमेंट का लैप्स है। अवाम की जान और माल की हिफाजत की जिम्मेदारी सरकार की होती है। हमने न्यूजीलैंड में देखा, जब एक मस्जिद में इस तरह का वाकया हुआ तो वहां के वजीर आजम वहां पहुंच जाते हैं। पाकिस्तान तो बकौल मौजूदा हुकूमत के रियासत मदीना है, तो रियासत मदीना के इमाम को या वजीर आजम को सबसे पहले पहुंचना चाहिए। और ये हमारे पास स्पाई इंफॉर्मेशन थी नहीं थी, ये सब बात की बात है। जो लोग अल्लाह को प्यार है वो इस उम्मीद से गए थे मस्जिद कि मेरी रियासत इसकी हिफाजत करेगी, मेरी जान और माल की, मेरी मस्जिद की, मेरी इबादत गाह की। और हमारा कुरान हकीम कहता है कि एक इंसान कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो इसमें मैं समझता हूं कि ज्यादा हमें बात करनी चाहिए, रिव्यू करना चाहिए उन चीजों को कि क्या वजूहत है, वो खारजा की फेलियर हो या दाखिला की फेलियर हो या नाकाम हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हो या नाकाम क़यादत और उसके लोग हों या नाकाम हमारा निज़ाम हो या हमारी सिविलियंस की बेहिसी हो। हमें एक बार देखना पड़ेगा ताकि हम अपने बच्चों को महफूज पाकिस्तान दे सकें, एक प्रॉस्पर पाकिस्तान दे सकें। अब जो आपने बात की है अब्बासी साहब के हवाले से, तो मैं आपको बताऊं, आज से 10 रोज पहले मैं लंदन में था। हमारा हिसाब पूरा ठीक है। मियां नवाज ने अपने सारे जो हिसाब किताब वो पक्के रखे हुए हैं। ये कुछ दिखाने को होता है, करने को और होता है। आप जो मीडिया के लोग हैं, आप माशाल्लाह बहुत बाशऊर हैं, बड़े बाखबर होते हैं। आप जबान से निकलने से पहले आप मुंह में हमारे और हमारी सोच में जो होता है उसको भी आप अश्कार करें, उसको भी आप अया कर देते हैं। हम बहुत कुछ प्लान बी, प्लान ए और प्लान सी भी रखते हैं। जहां इत्तेहादी दोस्तों का वो आते हैं तो फब्बिया, नहीं आते हैं तो जालिमों की हुकूमत के साथ रहना चाहते हैं, महंगाई करने वालों के साथ रहना चाहते हैं, लोगों से रोजगार छीनने वालों के साथ रहना चाहते हैं। पेशावर के मसाजिद में जो लोग नमाजियों की हिफाजत ना कर सकें उनके साथ रहना चाहते हैं। तो शौक से पाकिस्तानी पॉलिटिकली ये ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए। हमने 15 साल में बहुत दहशतगर्दी देखी। मैं उस पर नहीं जाऊंगी। हाशमी साहब, हमारी पूरी आपने कहा आपकी गिनती पूरी है, आपके कार्ड्स डिसाइडेड हैं, हर चीज का फैसला हो चुका है। मैंने आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए, आपने उसका जवाब नहीं दिया। बिलावल भुट्टो ने अभी गुज़िश्ता रोज ये कहा काफ लीग मुफ्त में साथ तो नहीं देगी, उसके लिए बेहतर ऑफर करना पड़ेगा। इसका कुछ मतलब है। अभी तैमूर तालपुर साहब ने कहा कोलिशन पार्टनर्स के साथ मामला हल नहीं हो सके अभी तक, वो हल होंगे तो मूव ऑन होगा। तो गुज़िश्ता रात की मुलाकात में रिक्विजिशन का टाइम डिसाइड होना था, जो खबरें रही, मगर वो नहीं हो सका। सवाल यह है कि नून लीग पंजाब में क्या काफ लीग को देने को तैयार है कुछ या नहीं तैयार है? खुद मुख्तार हैं। देखिए बिलावल साहब खुद मुख्तार हैं जी। देखिए बिलावल साहब खुद मुख्तार हैं। वो अगर काफ लीग की वकालत करते हैं, वो खुद मुख्तार है, वो कर सकते हैं। हमें अपना फैसला खुद करना है, हमें पता है हमें क्या करना है। अब्बासी साहब ने जो बात की है वो ठीक है, मैं उसको सेकंड करता हूं। मैं फेस टू फेस मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से बात करके आया हूं। मुझे पता है कि वो उनके क्या मनसूबा बंदियां हैं। हर आदमी को राइट है, वो जिसको जो चाहे ऑफर करे, जिस तरह के चाहे अपने कार्ड्स खेले। हमारे कार्ड सारे हमने नहीं खोले हैं, हमारे कार्ड सारे महफूज हैं। मियां नवाज शरीफ साहब उसको टाइम के साथ साथ उसको खोलते हैं। हर किसी का देखिए, जो लोग आज अपने आप को बोली के लिए खड़ा कर रहे हैं या लॉटरी जिसकी समझते हैं निकल आई है, या जो लोग अपना भाव कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून में कुछ खरीदारी की है इस बोली में, वो सब देखते रह क्योंकि आप कह रहे हैं आप लंदन में अपने लीडर से भी मिलकर आए हैं, बार्गेन करें। क्या मुस्लिम लीग नून ने कोई बोली लगाई है, खरीदारी की है? अगर लोग हमें जो चीज खरीदना,
निहाल साहब, हमने खुशियों की बोली लगाई है, हमने मेंबरों की बोली नहीं लगाई। हमें पता है हमने अपना जो 172 का टारगेट है वो पूरा कर लिया है। हम ये बोली लगाने का शौक जो है ये पीटीआई को तो हो सकता है और किसी को हो सकता है, मुस्लिम लीग नून को ये शौक नहीं है। उन्होंने पहले भी पीटीआई ने बोली लगा के लोगों को जमा किया था और बोली लगा के आज जो स्पीकरशिप है वो 7 सीटों वालों को दिया हुआ है। तो ये उनका फजीला पीएमएलएन मेरिट पे काम करेगी। पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली के लिए जो बोली लगना है वो लगेगी। महंगाई के खिलाफ हम बोली लगा रहे हैं, हम जमहूरियत की माजरत लगा रहे हैं। मुझे ब्रेक पे जाना है, मेरा आपसे एक सवाल है। वी आर नॉट पावर हंगर, हमें इसलिए हम आपसे छोटा सा सवाल है, उम्मीद करती हूँ आप मुझे इसका बिल्कुल सीधा स्ट्रेट जवाब देंगे, पॉलिटिकल किस्म का जवाब नहीं देंगे। सवाल आपसे ये है, अभी तालपुर साहब ने भी कहा, आपने भी कहा और तमाम लीडरशिप ऑपोजिशन की कह रही है हमारा नंबर गेम पूरा हो चुका है। बात नंबर गेम से आगे की और नंबर हमारी जरूरत से ज्यादा हो चुके हैं। तो ये तो कंफर्म है कि ऑपोजिशन नंबर रख रही है, जो ऑपोजिशन कह रही है। अब सवाल नून लीग को लेके आपसे है, क्या मुस्तकबिल के शेयर को लेकर हाल का अदम एतमाद नून लीग मुतासिर कर सकती है? यस, कर सकती है। नून लीग उस पोजीशन में है, इत्तेहादी और पूरी अपोजिशन पोजीशन में है कि हम देने को क्या देंगे। हम इस मुल्क को रिलीफ देना चाहते हैं। जो खदा का मौसम है इससे हम फारिग करके बाहर का मौसम लाना चाहते हैं। इसमें अगर कोई हतमी बार्गेनिंग कराए या कोई जितना हक है उनको, बट मुझे नहीं लगता कि हम कुछ किसी को देंगे। कुछ देने की पोजीशन में नून लीग नहीं है, मगर कह रही है कि बाहर का मौसम लाना चाहते हैं। अगर कुछ करें तो इमरान खान साहब भी यही कहते थे कि वो इस मुल्क में तब्दीली और बाहर का मौसम लाना चाहते हैं। तो हम यहाँ खड़े हैं। एक ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ें। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। न्याय साहब, आपकी जानिब आऊंगी कि इत्तेहादी जमातों ने क्या यकीन दहानी कराई है आपको, लेकिन इससे पहले के सवाल रखें, सुनिएगा परवेज इलाही साहब गुज़िश्ता रोज क्या कह रहे थे। इंडिया के अंदर सामान चला गया है, लेकिन जो पहला होता है ना पकाई का भाला, हाँ, तो जब धुआं उठेगा ना, हाँ, एक भाला तो बाद चौधरी साहब कुछ निकलना भी है अदम एतमाद में से कि नहीं निकलना? एडी बड़ी हांडी चढ़ी है, निकलेगा। न्याय साहब, काफ लीग ने क्या तय किया? मोनिस इलाही कह रहे हैं हुकूमत का साथ देंगे और परवेज इलाही साहब कह रहे हैं कि इतनी बड़ी हांडी चढ़ी है तो कुछ तो निकलेगा इसमें से। हाँ, तो परवेज इलाही साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि निकलेगा जरूर, क्योंकि जब ये मुंह के बल गिरेंगे तो लाजमी बात है उसमें यही निकलेगा ना, और क्या निकल रहा है उसमें से। उन्होंने तो वाज़े तौर पे वज़ादार आदमी इज्जत के साथ उन्होंने बता दिया है कि बादशाह लोगों तंग ना करो, अपनी सियासत करो, उसको बंद गली के अंदर ना लेके जाओ। और वो तो खुद बंद गली में चले गए, इसलिए तो अब सारा मलबा जो है वो, मैंने कहा सबसे बड़ा हाथ जो है वो नून के साथ और मौलाना फजलरहमान के साथ होगा, क्योंकि मौलाना फजलरहमान को आगे कर दिया कि वही सारे फैसले करेंगे जो खुद भी ऐवान के अंदर मौजूद नहीं है। तो आप इस बात से खुद अंदाजा कर सकती हैं। मैंने अभी बात सुनी है अपने भाई की भी, तो इनका सारा जोर सिर्फ और सिर्फ हार्स ट्रेडिंग पे है कि किसी जरिए के साथ जो है वो लोगों को खरीदा जा सके। लेकिन अब देखें, छांगा मांगा का दौर तो रहा नहीं है। अगर फिर भी ये जिंदा करना चाहते हैं 90s की सियासत का, तो फिर इस मुल्क में सियासत का अल्लाह ही हाफिज है। और जो लोग अगर इस मौके पे हार्स ट्रेडिंग के जरिए मैं समझता हूँ अपनी वफादारी अगर कोई तब्दील करेगा ना, वो बेवकूफ तरीन आदमी होगा, क्योंकि अब जो दौर है ना वो माफी का दौर नहीं है। ये इसलिए माफी का दौर मैं कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया समझते, पहले जमाने में ना सोशल मीडिया था, ना मीडिया इतना ज्यादा एक्टिव होता था। अब तो वफादारी तब्दील करने का मतलब है कि सियासी मौत, अगर कुछ लेना कोई लेना चाहता है। न्याजी साहब, कतई कलामी की माजरत, ऑपोजिशन ये तासुर बनाने में कामयाब हो रही है कि हमें तो अब इत्तेहादियों की भी जरूरत नहीं रही, हुकूमत के लोग ही इतने खफा हैं। आप कह रहे हैं वफादारी तब्दील करना, लोग अपना फ्यूचर सेव करने को दूसरी जमातों से टिकट चाह रहे हैं। आपने भी काफ लीग को कुछ ऑफर दिया सर, साथ ही जोड़े रखे। मेरी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो या फाइनेंस बिल हो, इस पे वो किसी सूरत में गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जा सकते। आउट है वो अपनी पार्टी के अहकामात को फॉलो करना। इसीलिए तो मैंने कहा है कि कोई अगर हार्स ट्रेडिंग के जरिए इनको खरीदना चाहता है, तो मैं समझता हूँ कि वो अपनी सियासी फांसी कह लूं, वो लेना चाहता है तो अलग बात है। पाकिस्तान में एक और बात,
ये जितनी भाग दौड़ इन्होंने पिछले कई अरसे से जो कर रहे हैं ना अदम एतमाद की, कभी लोगों के पास भी जाके पूछे, लोग तो समझ रहे हैं कि चूंकि ये अपनी चोरी बचाना चाहते हैं और दमड़ी भी और चमड़ी भी, इसीलिए ये जो है सारे ड्रामे कर रहे हैं। तो इस वजह से लोग तो इनके खिलाफ हैं कि जो ये कर रहे हैं। और अदम एतमाद की जो बातें हैं, लोगों से कभी कोई पूछ भी ले ना कि लोग हक में हैं या खिलाफ हैं। आपने देखा होगा सिंध का जो सबसे बड़ा ये कहते हैं मार्च है, कराची से निकले हैं, अभी तक पता नहीं कहाँ पहुंचे हैं, खानेवाल तो क्रॉस कर खानेवाल जी। अच्छा आयशा बख्श, ये मुझे कोई बता दे कि लाखों का मजमा है या हजारों का मजमा है, ये मुझे कोई बता सर दे। आप हुकूमत है, आपके पास बेहतर नंबर्स आ रहे होंगे, इदारे सब आपके पास है, आप बताइए। मेरी जो जाती, जो मैंने अपने दोस्तों से, अहबाब से जो मेरे सिंध के अंदर मौजूद हैं, कहीं पे भी इनका जलसा वो 10,000 जो इनकी अक्सरियत जीते हुए हल्के हैं ना, वहां पे भी जो पोजीशन है वो इससे जायद नहीं रही। कोई भी बड़े से बड़ा जलसा, इसके मुकाबले में शाह महमूद कुरैशी साहब इनसे तो बड़ा जलसा कर रहे हैं। और जितनी तादाद में वहां पे शाह महमूद कुरैशी साहब के जलसों में कितने लोग आ रहे हैं सर, ये भी आप बेहतर बता सकेंगे। वैसे मैं तालपुर साहब से पूछूंगी, सिंध में हुकूमत उनकी ना, जहाँ पे वहां पे हजारों लोग जो है वो बाहर आ रहे हैं। और जहाँ जहाँ पे भी शाह महमूद हजार कितने, 3,000, 4,000, 5,000, 7,000, 2,000? ये देखो, फिगर का तायुन मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मीडिया के पास सारे क्लिप्स आ रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन कितने लोग हैं वहां पे, तो आप बेहतर फैसला कर सकते हैं। ठीक है सर, मैं तो हुकूमतों को ट्रस्ट करूंगी कि आप विफाकी हुकूमत है, पंजाब में आपकी हुकूमत है, आपका नंबर ठीक है, सिंध में उनकी हुकूमत है। तो तालपुर साहब, जो कुरैशी साहब का मार्च चल रहा है कराची की तरफ, आप बता सकेंगे वहां क्या नंबर है और आपके अपने लॉन्ग मार्च में क्या नंबर है? तैमूर साहब, तालपुर साहब आप सुन सकते हैं? जी जी मैं सुन रहा हूं, आवाज आ रही है जी। तालपुर साहब, ये कुरैशी साहब का जो मार्च कराची की तरफ जा रहा है, नियाजी साहब ये कह रहे हैं कि उनका मार्च ज्यादा बड़ा है और पीपल्स पार्टी के पास नंबर बमुश्किल 5-10 हजार है। तो आपकी हुकूमत है वहां पर, बताइएगा इनका मार्च कितना बड़ा है? देखिए आयशा, मैं क्या कहता हूँ या अमजद नियाजी साहब क्या कहते हैं, दैट डज नॉट मैटर। आपकी जो टेलीविजन स्क्रीन है वो क्या कह रही हैं? क्या ये हकीकत नहीं है कि बिलावल साहब का जलसा 30 किलोमीटर की रेंज के अंदर स्प्रेड था, जो मीडिया के जो चैनल्स हैं, आप जैसे जो चैनल तालपुर साहब का सिग्नल ड्रॉप हो रहा है। मैं निहाल हाशमी साहब के पास, निहाल हाशमी साहब तालपुर साहब को दोबारा कनेक्ट करेंगे। सर ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल, जो आप पहले भी बात कर रहे थे और आपने कहा कि हम जो भी दे सकते थे वो हम उसके साथ क्लियर मौजूद हैं, हुकूमत ये कह रही है कि राइट नाउ आप खरीदो फरोख्त कर रहे हैं और जो लोग आपके साथ जाएंगे वो जा नहीं सकते हैं, अगर चले गए तो वो सियासी खुदकुशी करेंगे, उनकी सियासी मौत होगी। क्या जो नंबर आपके साथ है सर, आप लोग श्योर हैं, क्योंकि आप डिपेंडेंट हो रहे हैं हुकूमती जमात के लोगों पर, उनके MNAs पे, कि वो वाकई आपके साथ मौजूद हैं? हाशमी साहब। आयशा देखें, नियाजी साहब अभी कह रहे थे जोर जबरदस्ती, तो जितनी जोर जबरदस्ती PTI जिस तरह जोर जबरदस्ती मारूज़े वजूद में आई है, बनाई गई है, जैसे इनकी हुकूमत बनाई गई, आपको पता होगा पंजाब में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो PMLN है। और जिस तरह से 16 MPs को जोर जबरदस्ती उन्होंने कहा कि आप सरकार में आ जाएं, जिस तरह से दूसरों को, पंजाब में अगर हमने वजीर आला बनाना है तो हमारे पास कैंडिडेट है, हमजा शहबाज इज ए फिट कैंडिडेट टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। अब रह गया आई ये करते हैं जोर जबरदस्ती, उसमें तरीन साहब का उस जमाने में जहाज भी इस्तेमाल हो रहा था और इनके यहाँ जोर जबरदस्ती होता है। जिस तरह से कल ही इनके पार्टी के साबिक बलोचिस्तान के सदर हैं यार मोहम्मद रीन साहब ने कहा है कि इनके यहाँ तो गवर्नमेंट इस दौर में बिकती और खरीदी जाती है, 3.5 अरब में बलोचिस्तान गवर्नमेंट फरोख्त हुई है और वो सामने है, मैं तो नहीं कह रहा हूं, ये तो यार मोहम्मद रीन साहब कह रहे हैं। इसी तरह से जिस तरह से पेशावर में इनके सेनेट के इलेक्शन में इनके MPs खरीदो फरोख्त हुए और इसी तरह से जिस तरह सेनेट के इलेक्शन में, तो ये तो इनका वतीरा है, इनका कारोबार है, जोर जबरदस्ती भी करते हैं, ये खरीदो फरोख्त भी करते हैं। हमारे साथ तो वो लोग आ रहे हैं जो बाज़मीर है, जो पाकिस्तान के अवाम को दुख में, दर्द में, तकलीफ में, महंगाई में नहीं देखना चाहते। गवर्नेंस नाम की चीज नहीं है इनके पास,
फेलियर ऑफ द गवर्नेंस है। तो उन हालात में जो भी बाज़मीर लोग हैं, और अक्सरियत बाज़मीर लोगों की है, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, अवाम से भी करते हैं, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अवाम जो है वो आटा 30 के बजाय 90 की खरीदे। हाँ, ये जरूर है कि इमरान खान साहब को यकीन हो गया है कि वो हुकूमत जा रही है, इसलिए उन्होंने चीजें सस्ती करनी शुरू कर दी ताकि जो आने वाले हैं उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। मैं ये समझता हूं कि ये अपने लोगों को जोर जबरदस्ती कर रहे हैं इस वजह से कि नईमुल हक के फातिहा में जो शख्स ना आता हो वो शुजात साहब की इयादत करने के लिए जा रहा है। तो गवर्नमेंट तो बहुत बखलाहट का शिकार है, हर तरफ इन्होंने घुटने टेक दिए हैं, जहां जहां थूका था वो सब चाट रहे हैं, यू टर्न हर तरफ सही तरीके से ले रहे हैं। मगर उनके जो सिंध के कई इत्तेहादी उन्होंने तो बड़ा साफ और वाज़ेह कह दिया है। देखिए, जिनके पास भी बाज़मीर है उनको एहसास है कि 1100 बिलियन का पैकेज की बात की थी कराची के लिए, सिंध के लिए, जीडीएस से जो उन्होंने वादे किए थे, एमक्यूएम से जो वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। हमें पता ही नहीं चला कि ये 3.5 साल हमारे मुल्क में कोई हुकूमत थी या कोई आसेब ज़दा दौर था, निजाम था। हाशमी साहब, सियासत में ज़मीर की बात ना अब हमें भी मुस्कुराने पे मजबूर कर देती है। जहांगीर तरीन साहब लंदन में आजकल, क्या उनके ज़मीर से भी मुलाकात हुई है? क्योंकि नून लीग की तरफ से सीनियर लीडर ने उनसे मुलाकात की है, कोई नवाज शरीफ और तरीन साहब की मुलाकात भी हो रही है, काफी करीबियां हैं, वहां पर भी कुर्बतें बढ़ रही हैं आप लोग? नहीं, मुझे नहीं लगता कि, देखिए, मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब की उनकी मुलाकात होगी। अगर तरीन साहब ने पहले भी मीडिया में आ चुका है, ख्वाहिशात का इजहार किया था नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए। नवाज शरीफ साहब काफ़ी बिजी हैं और उनको उनकी डॉक्टर अगर इजाज़त देते हैं, वो बावजूद उसके कि अदालत के बावजूद पाकिस्तान के लोगों को जब मुश्किलात में देखते हैं तो नवाज शरीफ साहब अपने सेहत को एक तरफ करके हमारी निजात के लिए सोचते हैं, हमारी महंगाई के खात्मे के लिए सोचते हैं, हमारे रोजगार के लिए सोचते हैं। तो ये एक बड़ी बात है। मैं नहीं समझता हूं कि तरीन साहब से, और तरीन साहब भी इलाज के लिए गए हैं तो वो मेरे ख्याल से अपने इलाज पे ज्यादा फोकस करेंगे। चलें जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। तैमूर तालपुर साहब, काफ लीग के हवाले से पीपल्स पार्टी का रवैया काफी सपोर्टिव दिख रहा है, जबकि नून लीग का नहीं। आप लोग जो भी तहरीक लाना चाह रहे हैं, क्या मुस्तकबिल के हवाले से भी कुछ तय पाया है पीपल्स पार्टी और काफ लीग के दरमियान? जी, मैं समझता हूँ कि जो बातें चल रही हैं वो बेहतरी की तरफ चल रही हैं, और मैं नहीं समझता कि ये सही टाइम है ज्यादा कुछ बातें करने का। पर आप फ्यूचर में काफी जमातें पीपल्स पार्टी के साथ सपोर्टिव दिखेंगी, हो सकता है इलेक्शन के टाइम भी शायद हम साथ मिलकर लेकिन, बट नथिंग इज डिसाइडेड, ये सिर्फ बातचीत है। दूसरी बात निहाल हाशमी साहब ने की, उनका बिल्कुल अपना राय है, वो जो चाहे कह सकते हैं मेरे भाई, और मेरी भी अपनी राय है, मैं भी जो चाहूँ कह सकता हूँ। पर मेरी जो समझ है, मेरी समझ के मुताबिक बिलावल साहब और शहबाज शरीफ साहब तकरीबन एक पेज पर हैं। जाहिर बात है पीपल्स पार्टी में भी बहुत सी लॉबीज हैं जो एक बात करती हैं और कुछ लॉबीज हैं वो दूसरी चीज चाहती हैं। नून लीग में भी ऐसे ही होगा। तो मैं समझता हूँ चीजें बेहतरी की तरफ है। चेयरमैन साहब और मियां शहबाज साहब एक पेज पर है, उनकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी है। बाकी ऑफकोर्स जो फैसला होगा ये आपस में जमातें बैठ के करेंगी, अपोजिशन आपस में बैठ के करेगी, पर मैं समझता हूँ सपोर्टिव होना भी चाहिए। इस टाइम तकरीबन एक पेज पर है, तो क्या कमिंग वीक में आप लोगों की ये तहरीक आ सकती है, रिक्वेजिशन इसकी जा सकती है मंगल बुध जुमेरात कहीं? बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं, बड़ी बड़ी बातें सारी तकरीबन सिंपल हो गई हैं, पर छोटी छोटी नोक झोंक है हल्की फुल्की, जो मैं समझता हूँ 2 दिन में भी सही हो सकती हैं, हफ्ते में भी सही हो सकती हैं, पर मैं समझता हूँ उसमें शायद 10 दिन नहीं लगने। पीपल्स पार्टी के लिए छोटी चीजें हो सकता है, नून लीग के लिए बड़े मामलात हो, ऐसा है? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ। जैसे मैंने कहा, मैं समझता हूँ काफी जो मेजर बातें थी उन पर चेयरमैन साहब और शहबाज शरीफ साहब एक पेज पर हैं। उनकी पार्टी का आपस का अंदरूनी मसला कैसे होता है, क्या होता है, वो मैं समझता हूँ उसका भी सबसे बड़ी बात है कि राइट नाउ बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ साहब एक पेज पर हैं, कोई और एक पेज पर है या नहीं है? न्याय साहब, ये फरमाइएगा कि ये तो उधर आप लोगों ने तो बड़ा रेनोवेशन का काम पार्लियामान की तरफ शुरू कर रखा है, ये अगर रिक्वेजिशन ले आते अगले हफ्ते में तो इजलास बुलाने के लिए हुकूमत तैयार है? पहली बात तो ले तो आए ना, ले आए फिर, लेकिन ये ला नहीं सकेंगे। अगर आ गई तो कितना वक्त दरकार होगा? क्या हुकूमत तैयार है उस इजलास को कॉल करने में, इनको टाइम देने में, इनको सुनने में, इनके लोग इकट्ठे करने में? आयशा, आपके इल्म में है कि OIC की
जी बिल्कुल। के अंदर सिलसिले में तो आज से नहीं, ये काफी है डे एंड नाइट, क्योंकि आपने बहुत जो है वो पैमाने पे आपने अरेंजमेंट करना। सबसे बड़ा जो मेजर वो नेशनल असेंबली के अंदर होने वाले जो इजलास हैं उनका है, तो इस सिलसिले में उसके लिए जो है वो पूरी तैयारियों के साथ जो है अगले कुछ और दिन लगेंगे इसकी तैयारी में, और इसीलिए जो है न्याय साहब मुख्तसर कहिएगा कि अगर 9-10 तारीख तक, मैं सपोज कर रही हूं 9-10 तारीख तक ऑपोजिशन ये दरखास्त दे देती है, तो हुकूमत फिर इसको 23 मार्च के बाद ले जाएगी या 23 से पहले कॉल कर लेगी? आयशा बख्श, अगर इनके पास नंबर होते हैं ना, मेरी एक बात याद रखना, तो ये अभी तक पता नहीं सामने ही ले आते। क्या डर है इनको? अगर डर कोई, हमने कोई खरीदो, मैंने पहले कहा हमने तो खरीदो फरोख्त नहीं की ना, इन्होंने अगर किया तो सामने, और जो इन्होंने तीर मारना है वो वक्त से पहले मारे। है कुछ नहीं, ऐसी बातें करते रहेंगे। है कुछ नहीं, दोनों जानिब से बातें नहीं, इंतहाई पूरे तमादी से बयानात दिए जा रहे हैं। उनका शुक्रिया अदा करेंगे। देखना यह है कि कहां पर ये चीजें निकल कर सामने आएंगी कि भारी कौन है, हुकूमत या अपोजिशन। आने वाले हफ्ते तयन करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।